गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के यूनिट फर्स्ट आपका चल रहा था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तकरीबन आधा अपन कंप्लीट कर चुके हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स के बारे में आज हमको जानना है। इसको हम देख लेते हैं। तकरीबन 4-5 पॉइंट्स हैं जो मेन आपके की फ़ीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में आज हम जानेंगे। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement have been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time of imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial democracy colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done by one person, but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. 20वीं सदी तक आते आते इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन थे, कई सारे आंदोलनकारी थे, कई सारे ग्रुप्स थे, वो सभी काफ़ी साल से स्ट्रगल कर रहे थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटेन से। और जब वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो साथ में उन्होंने एक ये भी प्रोफार्मा बना के रखा था, एक प्रोजेक्ट तैयार करके रखा था कि जब भी देश को आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी के बाद हमारा देश कैसा होगा। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि आज के टाइम पे शासन व्यवस्थाएं तो कई प्रकार की हैं। एक आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, फांसीवाद है, फासिस्ट है, और डिक्टेटरशिप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। डेमोक्रेटी के बहुत सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पद्धति हैं। कुछ पद्धति हम पिछली क्लासेस में या आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी कि किस किस तरह की डेमोक्रेसी आपकी होती हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने ये सोच के रखा था कि जब भी देश आज़ाद होगा तो हमारी डेमोक्रेसी किस तरह से होगी, हमारी शासन पद्धति या हम किस तरह से अपना देश चलाएंगे, वो तरीका क्या होगा। क्योंकि ब्रिटेन के शासनकाल में रहते हुए भारतीयों ने ये तो सीखा था कि अगर खुद के लोगों पे खुद का कंट्रोल ना रहे, अपने ही देश पे अगर अपने लोगों का कंट्रोल ना रहे तो स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। क्योंकि ब्रिटेन वासियों ने जिस तरह से यहाँ पे शोषण किया था, लोगों की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया था, लोगों के राइट्स के साथ जितना खिलवाड़ किया था, वो उनके लिए बहुत भयावह था। और उनको चूज़ करने की ज़रूरत थी कि हमें इस तरह की शासन व्यवस्था तो नहीं चाहिए जिस तरह से हमने झेली है। तो उन्होंने एक पूरा सेटअप तैयार किया था कि इस तरह से आपका डेमोक्रेसी हम लाएंगे जिसमें सभी की हिस्सेदारी बराबर की रहेगी और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। किस तरह की सरकारें होंगी, उस पर किस तरह का किसका कंट्रोल होगा, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा, सभी की हिस्सेदारी होगी। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस तरह से किया जाएगा, उसके काम करने के तरीके जो होंगे, वर्किंग स्टाइल होगी, उसके लॉज क्या होंगे, इनका देखना था। ये सारी चीज़ें किसी 1, 2 या 10, 5 व्यक्तियों के लोगों की हाथ की बात नहीं थी। इसमें कई सारे लोग लगते, तकरीबन 300 मेंबर्स का चुनाव हुआ था। एक इलेक्शन के तौर पे हुआ था कि कौन कौन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट से लोग चुन के जाएंगे और एक अंतरिम सरकार बनेगी जो कि संविधान का निर्माण भी करेगी। पहले संविधान निर्माण का काम किया गया था, अलग अलग तकरीबन 300 लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था और फिर उन्हीं लोगों ने अंतरिम सरकार भी बना ली थी। ठीक है, 1946 से आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और नवंबर 1949 तक आपका संविधान
निर्माण की प्रक्रिया चली थी। तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल टाइम पीरियड था जिसमें संविधान को बनाया गया था। तो इसी बीच में हर कुछ के टाइम पे लोग मिलते थे और जो भी विचार विमर्श होता था कि किस तरह के लॉज होने चाहिए या क्या अच्छाइयाँ हम रख सकते हैं, डेमोक्रेसी के क्या क्लॉज होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने आपस में डिस्कस करके काफ़ी लंबा समय लगा। तकरीबन उस टाइम पे लाखों रुपए खर्च हो गए थे, 60 लाख के तकरीबन रुपए खर्च हुए थे, में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 60 लाख रुपए खर्च हुए थे उस टाइम पे। और इतना टाइम पीरियड लगा था और सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। अलग अलग देशों के संविधान से भी जो वहाँ की अच्छी चीज़ें थी, जो वहाँ के ऐसी चीज़ें जो अपने देश में फिट हो सकती थी, तो अलग अलग संविधान से चीज़ें ली गई थी। कनाडा के संविधान से ली गई थी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, रसियन से ली गई थी, फीमर जो जर्मनी का है वहाँ से ली गई थी, अफ्रीका से ली गई थी। तो अलग अलग देशों से जो भी हमको सही लगा वो हमने अपने संविधान में अडॉप्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। आज का जो संविधान है, जो गलतियाँ उसमें थी उसे हम धीरे धीरे अमेंडमेंट लगा के ठीक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures also. When the Constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was intimidated. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects the respect for maintaining diversity while persevering nation unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. संविधान जब बन रहा था, जो पूरी टीम थी उनके सामने कई सारी ऐसी चुनौतियां थी जो उस टाइम पे देश में बहुत मुख्य धारा पे बह रही थी। अपने देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जो अलग अलग धर्मों को मानते थे। उनकी कोई एक लैंग्वेज नहीं थी, अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करते थे, अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे, अलग अलग कास्टिज्म था, अलग संस्कृति थी, सारी चीज़ें थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन से निकल रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग होने के कगार पे था कि बस आज नहीं तो कल इसका बंटवारा हो ही जाएगा, क्योंकि 1946 में आपकी कमेटी फॉर्म हुई थी और 1947 में आपका बंटवारा हो गया था। तो अचानक रातों रात बंटवारा नहीं हुआ था, उसकी प्रक्रिया कई साल पहले से स्टार्ट हो गई थी, उसकी मांग बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। तो संविधान सभा के लोगों के सामने इस चीज़ की चुनौती भी थी कि देश आपका बंटवारा कगार पे है, स्थिति भयावह हो सकती है। उस टाइम पे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो हीन भावना रहती है, जो भेदभाव रहता है, जो नफ़रत रहती है, उसको किस तरह से टैकल किया जाए और कैसा संविधान बनाया जाए कि लोगों को एक साथ हम जोड़ के एकता बना के उनको रख सकें। कई सारी रियासतें थीं जो कि कुछ पाकिस्तान जाना चाहती थी, कुछ हिंदुस्तान पे रहना चाहती थी, तो ये भी एक समस्या थी। लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कोई बेहतर नहीं थी उस टाइम पे जब देश आज़ाद हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ जितना लूट के यहाँ से गए थे। और दूसरी बात, सामाजिक स्थिति ख़राब होने की बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत भी थी। तो ये सारी जो समस्याएं थी वो संविधान सभा के सामने थी और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको टैकल करके एक बढ़िया संविधान हमको दिया है, जिसमें सारी जो हमारे देश की विविधताएं हैं, जो जितनी डाइवर्सिटी है, सभी की डाइवर्सिटी, सभी अपना अपना कल्चर बचा के रखे हुए हैं, सभी की अपनी लैंग्वेज फ्री है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सारी चीज़ें मिला के उन्होंने बेहतर संविधान देके ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। साथ में एक चीज़ ये भी है कि सभी को वोट देने का अधिकार था
और सभी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार था, साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव बनने का भी अधिकार था। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका फेडरलिज्म, जिसको हम संघवाद कहते हैं। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ more than one level of government in the country. In India, we have governments at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class 6 book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book. This year we will read more about the central government. फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, मतलब देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी और भी कई तरह की सरकारें होंगी। जैसे अपने देश में जो व्यवस्था चुनी गई है वो जो संघवाद वाली व्यवस्था है कि भारत कई राज्यों का संघ है। जब अपन परिभाषा पढ़ते हैं कि भारत कई राज्यों का संघ है, इस भारत का और भी कहते हैं कि राज्यों का संघ है ना, जिसको हम गणतंत्र भी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं होगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी होंगी। वो अपना अपना कामकाज खुद देखेंगी। जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उस पर नियम बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसे सभी को मानना पड़ेगा। एक तीसरे थर्ड टायर की भी एक गवर्नमेंट रहती है, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, जिसमें आपकी पंचायती व्यवस्था आ जाती है, नगर पालिका आ जाती है, नगर निगम वगैरह आ जाती है। ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बारे में हम और बेहतर तरीके से जान लेते हैं। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern requires that all of these states follow the laws of the central government. The constitution contains list that details the issues that each tier of government can make laws on. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. अपने देश में इतने सारे समुदाय हैं, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए देश में कि सिर्फ एक सरकार नहीं होनी चाहिए। भाई देखिए, विविधता इतनी ज़्यादा है कि आप हर 50-60 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप अगर 100 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो आपको कल्चर चेंज मिल जाएगा। तो इस तरह का देश है। कहीं आपका नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत सारे कल्चर देखने को मिल जाएंगे। कश्मीर का अलग कल्चर है, राजस्थान का अलग है, राजस्थान से मान लीजिए पश्चिम में आ जाता है। आप पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए। पंजाब हरियाणा पहले दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे, बाद में उसको अलग किया गया था बना के। फिर भी दोनों की लैंग्वेज में कितना बड़ा अंतर है, कल्चर में कितना बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए। फिर आप साउथ इंडिया तरफ चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। साउथ इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस हैं। ऐसे ईस्ट इंडिया चले जाइए, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत चले जाइए, तो आपको कल्चर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से कहा यह जाता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती और वहाँ पे कुछ चुने हुए लोग पूरे देश पे अगर शासन चलाते, तो वो दिल्ली पे बैठे बैठे केरल की स्थिति नहीं जान पाते, वो दिल्ली में बैठे बैठे मेघालय की स्थिति नहीं जान पाते कि मेघालय की कंडीशन और कल्चरल कंडीशन क्या है, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ पे किस तरह की विविधताएँ हैं, किस तरह के लोग हैं, कैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, किस किस जगह पे कैसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो ये दिल्ली पे बैठे हुए लोग हर एक स्टेट के बारे में नहीं जान सकते थे। इसलिए यहाँ पे जो फेडरलिज्म वाली गवर्नमेंट है, संघवाद वाली गवर्नमेंट है, कि सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की। जब साथ में स्टेट गवर्नमेंट रहेगी तो उसे अपने लोकलिटी का अनुभव होगा, उसे ज्ञान होगा, उसे नॉलेज होगा। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश में हम कहते हैं हम किसी केरल के व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री बना देते हैं, या किसी केरल के पूरी कैबिनेट उठा के हम यहाँ की कैबिनेट में डाल देते हैं,
तो क्या वो उतने बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे? या फिर हम अगर मध्य प्रदेश की कैबिनेट को उठा के हम तमिलनाडु की कैबिनेट में डाल देते हैं, तो क्या वो वहाँ बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे? नहीं काम कर पाएंगे। कारण ये है कि वो उस कल्चर से जुड़े हुए नहीं हैं। आप जब तक अपनी भाषा से जुड़ाव नहीं पाते हैं, आप बचपन से लेके बड़े जवानी तक होते होते जिस भाषा में सीखते हैं, आपका उस भाषा के साथ में बहुत बेहतर कनेक्शन बन जाता है, आपका उस कल्चर के साथ बहुत बेहतर कनेक्शन बन जाता है। तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ के लिए क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी था। साथ में स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो अपन गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि उनकी भी एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो भारत में आपका थर्ड टायर गवर्नमेंट बनाई गई है। कई सारी समितियाँ बनी थी, बलवंत राय समिति बनी थी, मेहता समिति बनी थी, कई सारी समिति बनी थी। उसमें से चुना गया है आपका 2 तरह की पंचायती व्यवस्था को चुना गया है। लगभग सारे देश में 3 चरण वाली पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया है, पूर्वी भारत है, वहाँ के कुछ राज्यों में 2 टायर वाली पंचायती व्यवस्था है, 2 स्टेप वाली पंचायती व्यवस्था है। तो गांव के लिए, छोटे कस्बों के लिए अलग अलग वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं उस गांव के, वो अपने गांव को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बजाय जो भोपाल का एक व्यक्ति होगा वो ज़्यादा बेहतर समझेगा। तो जो गांव का व्यक्ति होगा वो ज़्यादा बेहतर समझेगा, भोपाल की राजधानी में बैठा हुआ व्यक्ति मैहर की किसी गांव की व्यवस्था को बेहतर नहीं समझ पाएगा। तो वहाँ लोकतंत्र का ये मतलब ही निकलता है कि लोग अपनी जन भागीदारी बनाएं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएं, खुद प्रतिनिधि बन जाएं और वहाँ पे जाके अपना काम करें। वो अपने लोकल्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और वो काम करें। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पे भी जानते हैं। अगर सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब सरकार की सत्ता को बांटा जाता है, जब पावर को शेयर किया जाता है, अलग अलग लोगों के हाथ में पावर पहुंचाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट हो गई। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर, सत्ता का पावर को शेयर कर देती है, पावर को बांट देती है। संभाग के साथ में, डिवीज़न के साथ में, डिवीज़न वाले कलेक्टर के साथ में बांट देते हैं। कलेक्टर्स की पावर बढ़ जाती है कुछ नगर पालिकाओं में, फिर पंचायत में। तो ये जो पूरा सेटअप होता है इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिनिधि नहीं होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्योंकि यहाँ पे हमारे देश का संविधान इतना बड़ा क्यों है, उसका रीज़न ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज व्यवस्था और जितने भी और भी जो बॉडीज़ होती हैं, सभी के लिए अलग अलग कानून दिए गए हैं, अलग अलग भाग में। तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलती है, उसके लिए एक अलग से कानून का पैच बनाया गया है कि संविधान में अलग से कानून का पैच बनाया गया है कि आप इसको फॉलो करके अपना स्टेट रन कर सकते हैं। संविधान में एक चीज़ और है, इसी पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट के बारे में। एक लिस्ट के बारे में बात की गई थी, कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशूज़ दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अलग लिस्ट बनी है जिसको हम संघ सूची के नाम से जानते हैं। दूसरा एक स्टेट लिस्ट बनी है जिसको हम राज्य सूची के नाम से जानते हैं। और तीसरा एक सूची बनी है समवर्ती सूची के नाम पे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट बनी है उसमें तकरीबन 70-80 पॉइंट हैं। इस तरह से इसमें भी लगभग 50-60 पॉइंट हैं और समवर्ती सूची में भी लगभग ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें अलग अलग लिस्ट दिए रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लिस्ट दिया गया है, जैसे डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, फॉरेन अफेयर्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और भी जो सारी चीज़ें हैं जो उस लिस्ट में दिया हुआ है उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर लॉज इम्प्लीमेंट करने का, उसमें ड्राफ्ट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसको ध्यान समझिएगा। स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं
उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट का है। समवर्ती सूची में जो थर्ड सूची है, थर्ड लिस्ट है, उसमें जितने पॉइंट्स हैं उस पर कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसके किसी पॉइंट पे अगर कानून बनाया और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसी में से कोई वही कानून आपका बनाया, जैसे मान के चलिए हम फॉरेस्ट विभाग ले लेते हैं, स्टेट का है फॉरेस्ट विभाग, लेकिन हम ले लेते हैं अगर समवर्ती सूची में वन विभाग है, अगर वन विभाग में स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बनाया है और उसी वन विभाग पे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अगर कोई कानून बना दिया है तो कानून किसका माना जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट का नहीं माना जाएगा, कानून माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप एक स्टेट में किस तरह से पैसा कमाएंगे, किस तरह से आपको टैक्सेशन लगाना है, ये सारी चीज़ें हैं, और आप किस तरह से सरकार को चलाएंगे। पैसे का भी बंटवारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आगे चल के हम उसको भी पढ़ लेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं। संसद आपकी तीन चीज़ से मिलकर बनती है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। लोकसभा जिसमें हम 2 मिनट, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, और फिर आपका प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस क्यों कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है, ये आपके होमवर्क के तौर पे है कि लोकसभा को लोअर हाउस क्यों कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा जाता है। ये होमवर्क है और ये सभी को करके मुझे भेजना है। ठीक है, द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। योर क्लास 7th book began with the story of Kanta, who was standing in line to vote during the election. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. When they are making the Constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage the democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about in the Unit 2 book. इसके हिसाब से सरकार के सभी स्तरों पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है उसमें जो वोट कास्ट करने का जो सिस्टम है वो हम और आप करते हैं। हमको ये पावर दी जाती है, हमको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हम हर एक 5 साल में जब भी चुनाव होते हैं अपने देश में या बीच में कभी उपचुनाव होते हैं, इसमें हम एक बहुत अहम रोल निभा सकते हैं कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए। आप क्लास 7 की बुक में एक स्टोरी पढ़े होंगे कांता की। उसमें कांता के साथ साथ जैन साहब, डॉक्टर साहब और भी प्रोफेसर, पत्रकार, सभी लोग एक ही लाइन पे खड़े होकर वोट कर रहे थे। तो इससे सभी एक ही लाइन पे वोट कर रहे थे, तो इससे होता ये है कि जो कास्ट वाइज सिस्टम है, क्लास वाइज सिस्टम है, औरत मर्द का जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि भाई इससे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि सभी लोग एक बराबर हैं, एक समान हैं, किसी में कोई भी अंतर नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं उसमें जब लोगों को चुना जाता है जिसमें हमारी और आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है कि हम अपना वोट कास्ट करके लोगों को चुनते हैं। इसके अलावा हर एक व्यक्ति जो भी इस देश का नागरिक है, जो भी इस सिटीजनशिप को फॉलो करता है, जिसको सिटीजनशिप मिली हुई है, वो व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ भी सकता है। आप सिर्फ वोट नहीं डाल सकते हैं, आप चुनाव लड़ भी सकते हैं। आपकी कंडीशन कैसी भी है, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं, नहीं है, खाने को कुछ है, नहीं है, बस क्रिमिनल केसेस ना हो, बाकी आप इस देश में चुनाव लड़ सकते हैं।
इसके बारे में, रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में और बेहतर हम यूनिट 2 में आगे पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, जो पावर्स है उसका बंटवारा किस तरह से संविधान में किया गया है उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल देयर आर 3 organs of government. These are the legislature, the executive and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in the country in order to prevent the misuse of power by any one branch of government. The Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organs of government, and this ensures the balance of power between all three. सेपरेशन ऑफ पावर का सीन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, 3 बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट के। पहला लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को हम संसद कहते हैं या हम विधानसभा भी कह सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो व्यवस्था है वो पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट हमने आपको बताया ये 3 चीज़ से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ होती हैं। जो विधानसभा, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है उसका हेड भोपाल में है, विधानसभा भोपाल में है, उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है। एमएलए होता है, उसका जो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होता है विधायक, विधायक को हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि अपने विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्रतिनिधि होता है, जो कि भोपाल जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली पे। अपने सतना में वो ज़िला है और वो एक सांसद वहाँ पे अपॉइंट होता है, जिसको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा। तो लेजिस्लेचर हो गया, तो उसको हम संसद मान लेते हैं। दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव ये होता है कि जैसे मान के चलिए जब कोई भी सरकार जीतती है, जैसे मान के चलिए अभी आपका भाजपा की सरकार जीती हुई है और उसमें एग्जीक्यूटिव में जो कैबिनेट होती है उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कैबिनेट में प्रधानमंत्री होते हैं और भी अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं, रेल मंत्री हो गए, संसाधन मंत्री हो गए, ऊर्जा मंत्री हो गए, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, तो इस तरह के कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं। और ये सारे मिलके जो भी मेन लॉज होते हैं, जो लॉज बनते हैं लेजिस्लेचर में, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। यही पूरी जो कैबिनेट होती है इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं और यही पूरा देश सही तरीके से चलाते हैं। ठीक है। तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी आपकी संबंध रखती है कोर्ट्स वगैरह से। देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उससे बड़ी कोई संस्था नहीं है कोर्ट्स की। उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स की कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपका हर एक स्टेट की कोर्ट नहीं होती है, क्योंकि टोटल आपकी स्टेट्स आपके 28 हैं, 8 आपके यूटीज़ हैं, तो टोटल कोर्ट्स आपकी 25 हैं, है ना। कोई भी एक स्टेट कई सारे और भी स्टेट्स की जो भी कोर्ट्स की कार्रवाई होती है वो अपने कोर्ट में देख लेता है। ठीक है, तो राज्य में आपकी अलग कोर्ट्स होती हैं। जैसे आपके मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट है आपका जबलपुर में, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक ग्वालियर में और एक भोपाल में। एक ब्रांचेस उसकी इंदौर में भी खुलने वाली है। तो कोर्ट वगैरह हो गया। जो भी यहाँ से व्यक्ति जीत के जाता है इलेक्शन पे, वो कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर से फिर क्या बनता है? एग्जीक्यूटिव बनती है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति? संसद के प्रति, या फिर हम कह सकते हैं किसके लिए अकाउंटेबल होती है? गवर्नमेंट जो बनती है वो किसके लिए अकाउंटेबल होती है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति। और इसके बाद अगर लेजिस्लेचर सही एग्जीक्यूटिव अगर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो जो संसद होती है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद, इसको हम धीरे धीरे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, सरकार गिर जाती है।
इसी तरह से जुडिशरी है। जुडिशरी में जो लोग होते हैं, जो जजेस होते हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको चुनने का अधिकार किसके पास होता है? उन्हें चुनने का अधिकार होता है लेजिस्लेचर के पास। जो लेजिस्लेचर्स होती हैं, जो संसद होती हैं, वो चुनाव करती हैं कि कौन आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन पूरी जज कमेटी में 30 जज होते हैं, तो उनमें कौन कौन से जज होंगे। तो ये चुनने का काम कौन सा है? लेजिस्लेचर का है। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट संस्था है। अगर लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगाने का, इस पर दबाव बनाने का, इस पर संज्ञान लेने का, इनको फटकार लगाने का काम किसके पास है? जुडिशरी के पास है। अगर जुडिशरी में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज या CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन पे महाभियोग लगाने का काम, इन पे इम्पीचमेंट लगाने का काम कौन करता है? संसद करती है। ठीक है, तो ये जो कहा जा रहा है, तो तीनों लोग एक ही, इन तीनों के पास पावर्स हैं अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, और तीनों ही एक दूसरे ऑर्गन के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं कि कोई गलत काम ना करे। ठीक है, जब भी कोई लॉज बनते हैं तो उसमें अगर कोई कमी होती है, जैसे आपका अभी किसान बिल बना था, फार्म लॉ बना था, तो उसके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट आगे आके उसने कहा है कि आप ये तीनों फॉर्म्स को भी रोकिए और इस पे जितने भी आपके किसान लीडर हैं उनको बुला के साथ में चर्चा कर लीजिए। तो उसे थोड़ा देर के लिए डिले कर दिया गया था। तो ये पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास भी है। तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया था? मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है वो भी आपका अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हो गए, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो रशियन संविधान से ली गई थी। ठीक है, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफ्टन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of powers by the state. The Constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals. फंडामेंटल वाला जो सेक्शन है, भारतीय मौलिक अधिकार वाला जो सेक्शन है, उसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी उस टाइम तक, जब आपका कॉलोनियल टाइम चल रहा था, उसको हम औपनिवेश कहते हैं, औपनिवेशिक शासन जब चल रहा था, उस टाइम पे जो राष्ट्रवादी थे, जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, अपनी जान लगा के रखे हुए थे, तो उनके मन में एक मतलब इनसिक्योरिटी थी, एक शंका थी कि अगर देखिए अभी इस तरह का काम चल रहा है कि अंग्रेज़ हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है, उनके सामने हमारा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, हम अगर कुछ भी चाहते हैं वो कभी भी हमको जेल में उठा के डाल देते हैं, कभी भी हमको गोली मार देते हैं, कभी फांसी लगा दिए, कभी कुछ कर दिए, कभी कोई भी नया कानून लेके आए वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए। मतलब कुल मिला के जो इस देश के करता धरता था इस टाइम पे अंग्रेज़ी थे, बाकी लोगों की कोई भी डिग्निटी नहीं थी। तो जो राष्ट्रवादी थे, जो लोग इस देश को आज़ाद कराने के लिए लगे हुए थे, और उसके बाद उनमें से कई सारे लोग जिन्हें लॉ बनाने का कानून मिला भी, पूरा अपना संविधान ड्राफ्ट करने का मौका मिला, तो उन्होंने ये हिसाब लगाया कि आगे चल के ऐसा हो सकता है जब गवर्नमेंट बने, जब भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो क्या पता उनके मन में कैसा भाव आ जाए, और उसके बाद वो लोग इस देश की जो जनता है उनसे खिलवाड़ करने लगे, उनके राइट्स के साथ में खिलवाड़ करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि एक लिखित रूप में, रिटन तौर पे आपका कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए।
तो संविधान में इस चीज़ का प्रावधान किया गया कि एक अलग से सेक्शन बनाया गया और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स को डाला गया। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, इसको संरक्षित करने का जो अधिकार दिया गया कि फंडामेंटल राइट तो बना दिया गया, साथ में ये भी कहा गया कि आप भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जो मूल रूप है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो उसका ढांचा है, जो उसका बेस है, आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स को भी बदल नहीं सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स को बनाने के बाद इसका जिम्मा दे दिया गया कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को जिम्मा दे दिया गया कि इसके संरक्षक के तौर पे आप रहेंगे, क्योंकि सरकारों का कोई भरोसा नहीं है, वो पता नहीं कब क्या कर दें, कैसे कर दें, लोगों के अधिकार छीन लें। तो जब भी कोई ऐसा लॉ बनता है, जब भी कोई ऐसा कानून बनता है, तो कोर्ट आपका सबसे पहले आता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इस कानून में इस तरह का बदलाव करके प्रियम्बल में छेड़छाड़ कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स वगैरह में छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स ही हमको अपने जो भी मूलभूत अधिकार होते हैं वो हमको दिलवाते रहते हैं। ठीक है, मोreover the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups. The constitutional therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़ की इस भारत में, हालांकि माइनॉरिटी का एक कोई सिस्टम नहीं है कि आप कितने % होंगे तो आप माइनॉरिटीज़ होंगे। ये राजनीति का खेल है कि अगर जब तक आप उसके फ़ायदे के लिए हैं तब तक आप माइनॉरिटी हैं, नहीं तो आप मेजॉरिटी हैं। तो सीन ये था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपने कल्चर और अपनी डिग्निटी की रक्षा करने के लिए कोई ऐसे लॉ चाहिए थे, कुछ ऐसे सीन चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी कानून में कि उनकी रक्षा हो सके। तो कानून में इस चीज़ की व्यवस्था की गई है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी रक्षा बनी रहेगी, उनकी डिग्निटी बनी रहेगी, उनके लिए अलग से लॉज बनेंगे। तो इनकी रक्षा मेजॉरिटी जो एक ग्रुप है उससे होती रहेगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है गरीब को हमेशा दबाया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। और माइनॉरिटीज़ की स्थिति उस टाइम पे वाकई ख़राब थी। आज धीरे धीरे स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, उस टाइम पे वाकई स्थिति बहुत ख़राब थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे, तो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में 2 बातें कही थी कि पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो इन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, है ना, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको कोई भी कुछ भी बता के चला जाएगा, आपको कोई कुछ भी समझा के चला जाएगा और आप उसको मान भी जाएंगे। आपको कोई कहते हैं आपके पास 6 नहीं सिर्फ 2 ही राइट्स हैं, आप तो भी मान जाएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं उस चीज़ के लिए। और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economical reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे संविधान में एक और चीज़ है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जिसको हम नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में कि जो एक स्टेट होगा, जो एक राज्य होगा, जो उसकी सरकार होगी, उसके लिए ऐसा प्रावधान किया गया संविधान में कि उसे एक लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे काम करना होगा। लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे काम करने का मतलब होता है कि सरकार उस राज्य के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उसका इंतज़ाम करेगी। खाना,
पानी, आपका अच्छी सड़कें, लाइट की व्यवस्था, अच्छे एजुकेशन पॉलिसीज़, अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, सभी उसमें अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ये सारी चीज़ें एक स्टेट गवर्नमेंट का काम होती है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और भी ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वो लोग चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने और इसी तरह के कानून बनाए जिससे कि लोगों का भला हो सके। ठीक है, तो जब भी ये लोग लोक कल्याणकारी सरकार के पद से अगर हटते हैं तो उनके सामने फिर ये लॉ आ जाते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आपको इसको फॉलो ही करना पड़ेगा। Which fundamental rights will the following situations violated? If a 13-year-old child is working in a factory manufacturing carpets, अगर कोई 13 साल का लड़का है, कोई 13 साल का बच्चा है, वो कारखाने में मजदूरी कर रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। 14 साल की एज होती है, जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाता है तब तक आप उसी फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। फिर भी 14 साल के बच्चे से आप किसी ऐसे कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो। जैसे किसी बम की फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, जो बारूद वगैरह की फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे आप काम नहीं करवा सकते हैं। कोई हैवी मशीनरी वाली कंपनी में आप काम नहीं करवा सकते हैं, जहाँ पे लोहा वगैरह बनाया जाता है वहाँ किसी 14 साल के बच्चे को आप एज अ वर्कर यूज़ नहीं कर सकते हैं। इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड टू नॉट अलाउ लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन हिज स्टेट, अगर किसी राज्य का कोई नेता है वो किसी दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से मना करता है या रोकता है, तो भी ये उन लोगों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश के लोग हैं, अब मध्य प्रदेश का कोई लोग अगर राजस्थान जाते हैं काम करने के लिए या फिर महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अगर कहती है कि आप मध्य प्रदेश के हैं और हम आपको यहाँ पे काम करने नहीं देंगे, तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, वो इसके लिए आवाज़ अपनी उठा सकते हैं। ठीक है। इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, अगर कोई भी आपका, जैसे मान चलिए केरल का उदाहरण दिया गया, केरल में वहाँ पे मलयालम चलती है और भी थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस चलती होंगी, लेकिन मलयालम आपकी मेनली फोकस में रहती है। तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा ग्रुप है या कोई ऐसे पावरफुल लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आप तेलुगु मीडियम की स्कूल यहाँ पे नहीं खोल सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, साउथ इंडिया में लगभग मिक्सचर लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं तमिल बोल दी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु में ही तमिल बोली जाएगी और कहीं तमिल नहीं बोली जाएगी। लगभग हर स्टेट में कुछ अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो केरल में भी तेलुगु मीडियम के बहुत सारे लोग होंगे, तेलुगु पढ़ने वाले लोग बहुत सारे होंगे, और लोग एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि केरल में आपका तेलुगु मीडियम की एक स्कूल खोली जाए और लोग उसको रोक रहे हैं, तो ये भी आपका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि आप किसी भी जगह कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फॉर बीइंग अ वुमेन, अगर सिर्फ वुमेन होने के नाते, लड़की होने के नाते आपको किसी आर्म्ड फोर्स में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है किसी ऑफिसर्स के द्वारा, तो ये भी आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन है। ओके, फंडामेंटल राइट्स को हम अभी पढ़ते हैं। फ़िलहाल हम ये सेकुलरिज्म कंप्लीट कर लेते हैं पहले। वीडियो लंबी हो रही है तो फ़िलहाल अपन इसको यहीं रोकते हैं, और सेकुलरिज्म और द फंडामेंटल राइट्स और ये जो छोटा सा ब्लॉक में दिया हुआ है स्टेट के बारे में, द वर्ल्ड स्टेट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।